इकलौती नंद का ससुर जैसी उम्र वाला पति। गांव में रहने वाली मिडिल क्लास घर की बेटी कनक और बहू दिव्या बैल्कनी में खड़ी होती हैं। तभी सड़क से एक शादी की गाड़ी गुजरती है। भाभी, उस दूल्हे की गाड़ी कितनी सुंदर लग रही थी ना। हाँ नंद जी, वैसे मुझे ख्याल आया है, मेरी इकलौती नंद के सपनों का राजकुमार कैसा होगा। भाभी, मेरा पति किसी फिल्म के हीरो की तरह रोमांटिक होगा और अंबानी की तरह पैसे वाला होगा। चेहरे पर चमक और बॉडी होगी, आप भी देखते रह जाएंगी। उसके साथ में ट्रेंडिंग रील बनाऊंगी, पार्टीज में जाऊंगी, बहुत एंजॉय करूंगी। ध्यान से ननन जी, एक ही पेड़ पर आम, अंगूर, अमरूद ढूंढने के चक्कर में कहीं आपको ससुर जैसी उम्र वाला पति ना मिल जाए। नहीं नहीं भाभी, आपकी इकलौती नंद अगर किसी से शादी करेगी तो उसी से करेगी जहाँ वो खुलकर अपनी जिंदगी जी सके, पैसे की कमी ना खलके। मिडिल क्लास फैमिली की बेटी होकर और गांव में रहने की वजह से मेरे कई सारे अरमान हैं जो मैं पूरे नहीं कर पाती हूँ। तभी गांव के कुछ लोग और बच्चे झुंड बनाकर एक तरफ दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। ननन जी, इतने बच्चे और गांव के लोग कहाँ जा रहे हैं? इन्हीं से पूछ लेती हूँ। ए बिट्टू, चिंटू, जरा सुनो तो। हाँ कनक दीदी, जल्दी बोलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग झुंड बनाकर? आपको नहीं पता? गांव में बड़ी गाड़ी से कोई हीरो आया है, हम सब जा रहे हैं उससे ऑटोग्राफ लेने। मैं तो अपने कॉलर पर ऑटोग्राफ लूंगा। मैं तो अपनी कॉपी पर ऑटोग्राफ लूंगा। भाभी जल्दी चलिए, हम भी चलकर देखते हैं, कहीं हीरो चला ना जाए। कनक और दिव्या तुरंत हॉल में आती हैं और घर से निकल रही होती हैं। तभी शारदा, अरे तुम लोग इतनी हड़बड़ में कहाँ जा रही हो? माँ जी, हमारे गांव में कोई हीरो आया है। अभी ननन जी ने गांव के बच्चों से पूछा। मैं तो सोच रही हूँ कौन आया होगा, टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन। माँ, मैं भाभी के साथ जा रही हूँ हीरो को देखने। अच्छा, तो अगर धर्मेंद्र आए होंगे तो मुझे भी बुला लेना। जिसके बाद कनक और दिव्या घर से निकलकर गांव के सरपंच की हवेली के बाहर जमी भीड़ के पास पहुंचती हैं, जहां सरपंच के दरवाजे के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी होती है। ननन जी, इतनी महंगी बड़ी गाड़ी और इतने सारे लोग। दिव्या के इतना कहते ही गाड़ी से 50 साल का सुदीप उतरता है। सुदीप ने 3 पीस सूट, महंगी घड़ी और चमकदार जूते पहने होते हैं। नमस्कार सुदीप जी, आइए बैठिए। नमस्ते सरपंच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये कौन हीरो है? ये तो कोई हीरो नहीं है। ये तो कोई बूढ़ा है, पर क्या ठाट बाट है इसके। अंग्रेजी सूट, जूते, गाड़ी, और देखो सरपंच जी से बात कर रहा है। हाँ भाभी, और देखिए इसके चेहरे पर क्या चमक है, और ये कितना अच्छा लग रहा है। आपको ये बूढ़ा आदमी अच्छा लग रहा है? भाभी, ये बूढ़ा नहीं हुआ है, इसके ठाट बाट तो देखिए, और चेहरे की चमक भी। चेहरे पर चमक तो होगी, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आया है, इतने ठाट बाट है, बहुत अमीर होगा। और अमीरों के घर में तो डिब्बे भर भर काजू किशमिश बादाम रखे रहते हैं। अमीर तो ये बहुत है, और भाभी सच कह रही है, अमीरों के घर में काफी फैसिलिटीज होती है। सुदीप जी, जब तक आप हमारे गांव में अपना प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं कर लेते हैं, तब तक आप हमारे गांव में ही ठहर जाइए। वहाँ सामने मैंने एक और घर बनवाया है, आप वहाँ अपने ड्राइवर के साथ रहिए। आपके खाने पीने की व्यवस्था मैं करवा दूंगा। हरिप्रसाद सुदीप को अपनी ही हवेली के सामने एक दूसरे घर में ठहराता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कनक गांव में अपनी सहेलियों के साथ लंगड़ी खेल रही होती है। तभी गॉगल्स पहने, सूट बूट में तैयार सुदीप आता है। तभी उसके महंगे जूतों पर कीचड़ लग जाता है। ओह नो, डिस्गस्टिंग! कितना गंदा है ये, बदबू आ रही है इससे तो। देखो, काला चश्मा पहनकर चल रहे थे, कीचड़ ही नहीं दिखाई दिया। आपके गांव आकर मेरे महंगे जूते पर कीचड़ लग गया और आप हंस रही हैं। मुझे माफ कीजिएगा, आप इतने अच्छे से सूट बूट में तैयार है और आपके जूतों पर कीचड़ लग गया। ये देखकर मेरी हंसी छूट गई। आप मेरे साथ आइए, मैं कुएं से पानी निकालकर आपके जूते धुलवा देती हूँ। कनक सुदीप को लेकर गांव के कुएं के पास आती है और कुएं से पानी निकालकर सुदीप के जूते साफ करवाती है। थैंक यू सो मच। मुझे साइड पर जाना था, इस तरह जाता तो सभी हंसते। वैसे आपके काम में तो काफी समय लगेगा, तब तक क्या आप अपने बीवी बच्चों को छोड़कर गाँव में ही रहेंगे? जी मेरी बीवी बच्चे नहीं है, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। क्या, अभी तक आप कुंवारे हैं? पर क्यों? मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है। मैंने अपनी सारी जवानी अपने बिजनेस को दे दी, इस वजह से मैं शादी ही नहीं कर पाया। शहर का इतना अमीर बिजनेसमैन, वो भी कुंवारा, इससे अच्छा पति मेरे लिए कौन हो सकता है? अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। एक मिनट, क्या आपने गांव घूमा? नहीं, मैंने अभी तक गांव नहीं घूमा। अच्छा, तो आप अपने काम से वापस आइए, फिर मैं आपको गांव घुमाऊंगी। ठीक है, मुझे भी गांव घूमना था। इतना कहकर सुदीप अपने काम पर चला जाता है और अगले दिन कनक सुदीप को गांव घुमाते हुए एक आम के बागीचे में लेकर जाती है। बड़ा मजा आया वैसे आपका गांव घूमकर, बहुत अच्छी जगह है।
और ये बागीचा भी बहुत सुंदर है। मैं आपको गांव की एक मजेदार चीज खिलाती हूँ। कनक सुदीप को कच्चे आम की गोली खिलाती है, जिसे खाकर सुदीप अजीब सा मुंह बना लेता है। ओ, ये क्या है? कितना खट्टा है, दांतों में लग रहा है ये तो। माफ कीजिएगा, मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी मस्ती कर लूं। वैसे ये अच्छा है, पर मैं खट्टा नहीं खाता। कनक और सुदीप बातें करते हुए हंसने लगते हैं। ऐसे ही दोनों की दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा और रामलाल बाहर से घर में आते हैं। अरुण बेटा, तेरी बहन के लिए हमने एक रिश्ता ढूंढ लिया है। सच पिताजी? ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू, तू जाकर अपने इकलौती नंद को बता दे कि कुछ दिनों बाद उसे देखने लड़के वाले आएंगे। दिव्या कनक के कमरे में आती है और उसे सारी बात बताती है। नहीं नहीं भाभी, लड़के वालों को मत बुलाइए। मैंने अपने सपनों का राजकुमार ढूंढ लिया है, मैं उसी से शादी करूंगी। क्या? ये कब हुआ ननद जी? और आपने अब तक घर वालों को बताया क्यों नहीं? भाभी, मुझे क्या पता था कि मम्मी पापा इतनी हड़बड़ी करेंगे। आप मम्मी पापा से बात कीजिए ना। ठीक है नंद जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं माँ जी पापा जी से बात करती हूँ। इसके बाद दोनों सभी के पास हॉल में आती हैं। माँ जी पापा जी, आप लड़के वालों को मना कर दीजिए। ननद जी ने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। लड़का ढूंढ लिया है? इसका क्या मतलब है? माँ, मैंने एक लड़का पसंद किया है और मैं उसी से शादी करूंगी। माँ जी पापा जी, नंद जी बड़ी हो गई है, उसे अपना जीवन साथी चुनने का हक है। और नंद जी ने किसी को पसंद किया है तो एक बार उनसे मिल लीजिए। ठीक है, बुलाओ उसे घर पर। अगर मुझे अच्छा लगा तो हम शादी कर देंगे। अगले दिन दिव्या सुदीप को अपने घर बुलाती है। इसके बाद सुदीप सभी के साथ सोफे पर बैठता है। राम राम भाई साहब, लड़के को नहीं लेकर आए? उसे लेकर आए होते तो अच्छा होता। लड़के को? किसके लड़के को? अरे, मैं ही रिश्ते की बात करने आया हूँ। हाँ, वो ठीक है। अगर लड़के को भी साथ लेकर आए होते तो हम उसे भी देख लेते ना, ये कह रहे हैं। अजीब, मैं ही लड़का हूँ। मेरी बेटी ने जिसे पसंद किया, मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ भाई। आप लोग हैरान क्यों हो रहे हैं? मैंने इन्हीं को पसंद किया है। नंद जी, ये ससुर की उम्र के आदमी को आप पति बनाएंगी? इनके बेटे से आपकी शादी होने की उम्र है, ना कि इनसे। भाभी, आप मम्मी पापा को भड़काने वाली बात मत करिए। मैं सुदीप से प्यार करती हूँ और इन्हीं से शादी करूंगी। कनक, तुमने मुझे जब शादी के लिए कहा तो मैंने फौरन हाँ कह दिया, ये सोचकर कि तुमने अपने घर वालों से पहले ही बात कर ली होगी। पर तुमने अपने घर वालों को बताया ही नहीं और मुझे यहाँ बेइज्जत होने के लिए बुला लिया। इतना कहकर सुदीप वापस चला जाता है। कनक, तेरी शादी इससे नहीं होगी। ये उम्र और हैसियत में काफी बड़े हैं। उम्र से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब अपनी हैसियत में शादी करूंगी तो क्या फायदा शादी करने का? मैं इन्हीं से शादी करूंगी। नहीं, तेरी शादी किसी ससुर की उम्र वाले से नहीं होगी। देखती हूँ कैसे शादी नहीं होती है। जब तक आप लोग शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इतना कहकर कनक खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन दिव्या खाना लेकर कनक के कमरे के बाहर आती है। नंद जी, कुछ खा लीजिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मम्मी पापा ने शादी के लिए हाँ की। नंद जी, आप बात समझिए, उनसे आपकी शादी नहीं हो सकती, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। कनक अपनी जिद पर अड़ी रहती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और आज कनक सीढ़ियों से उतर रही होती है। मेरा भूखा रहना काफी नहीं है, मुझे और कुछ भी करना पड़ेगा। कनक इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और कनक सीढ़ियों पर लड़खड़ाने लगती है। तभी अरुण दौड़कर कनक को पकड़ लेता है और सोफे पर बैठाता है। कनक, तू जिद छोड़ दे, कुछ खा ले वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पहले मेरी और सुदीप जी की शादी के लिए हाँ करिए, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। ये लड़की अपनी जिद में खुद को नुकसान पहुंचा ले, इससे अच्छा है कि हम सुदीप से इसकी शादी करवा दें। फिर अगले दिन सुदीप और चंद्रिका कनक के घर आते हैं और शादी की तारीख तय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और तय तारीख के दिन सुदीप मंडप में बैठा होता है और दिव्या कमरे में कनक को तैयार कर रही होती है। नंद जी, अभी भी वक्त है, पीछे हट जाइए, वरना ससुर जैसे उम्र वाले को पति बनाकर आप निभा नहीं पाएंगी। भाभी, आप तो चाहती ही नहीं है कि मैं अच्छे घर में जाऊं, इसीलिए ऐसा कह रही है, पर मैं शादी सुदीप से ही करूंगी। इतना कहकर कनक मंडप में आती है। फिर शादी शुरू होती है। वहीं गांव की कुछ बहुएं दिव्या से, दिव्या, अपने इकलौती नंद के लिए ससुर जैसे उम्र का पति ढूंढा है? तेरी नंद ने तेरा कुछ बिगाड़ा था क्या? या फिर अपनी नंद को ससुर जैसी उम्र के आदमी के हवाले कर अपने पति का पैसा बचा रही है कि नंद की शादी में दहेज न देना पड़े। गांव भर में दिव्या और उसके ससुराल वालों की बहुत थूथू होती है। वहीं कनक सुदीप से शादी कर महंगी गाड़ी में विदा होकर शहर के बड़े से बंगले में पहुंचती है, जहां चंद्रिका कनक का गृह प्रवेश करवाती है और सुदीप अपने कमरे में चला जाता है। ऐसा ही ससुराल चाहिए था मुझे,
बड़ा घर और छोटा परिवार। ये ले बहू दूध का गिलास, अपने कमरे में जा आराम कर। दूध का गिलास लेकर कनक कमरे में आती है जहाँ सुदीप सो रहा होता है। ये क्या, मैं दूध लेकर आई हूँ और ये घोड़े बेचकर सो रहे हैं। मैंने सोचा था हम दोनों फोटोज लेंगे, बातें करेंगे। खैर छोड़ो, इतने घंटों से शादी में बैठे बैठे मैं भी थक गई हूँ, मैं भी सो जाती हूँ। इतना सोचकर कनक दूध पीकर सो जाती है। अगले दिन सुबह 7 बजे सुदीप जॉगिंग करके घर लौटता है जहाँ कनक गहरी नींद में सो रही होती है। बहू जल्दी नीचे आ, आज तेरी पहली रसोई है। कनक जल्दी उठो। इतना कहकर सुदीप बाथरूम में चला जाता है। वहीं कनक की नींद खुलती है। मैंने सोचा था सुबह सुबह हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ये मेरे बाल बनाएंगे, थोड़ी हंसी मजाक होगी, पर यहाँ तो सुबह सुबह मुझे रस्म के लिए नीचे बुला रहे हैं। सुदीप तैयार होकर नीचे आता है। वहीं कनक भी नहाकर तैयार होकर चंद्रिका के पास रसोई में आती है। बहू पहली रसोई में तू पूरी और मीठे में खीर बना ले। मम्मी जी नौकरानी से कहिए आटा गूंद दे और पूरियाँ बेल दे, मैं छान दूंगी, और खीर तैयार कर दे, मैं चीनी डाल दूंगी। बहू हमारे घर में नौकरानी नहीं है, सिर्फ हम 2 लोग ही तो रहते थे, और इस घर की बहू तू है, इसलिए रस्म तुझे ही पूरी करनी पड़ेगी। पर मुझे आटा गूंदना नहीं आता है और पूरी तलने में बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, मैं सिखाती हूँ, तू बना। चंद्रिका अपने सामने कनक से आटा गुंदवाती है और पूड़ियाँ तलवाती है। कनक डरते हुए पूड़ियाँ तलती है और गैस पर खीर चढ़ाती है। खीर में चीनी कितनी डालूं? अरे नहीं नहीं बहू, खीर में चीनी मत डालना, हमारे घर में शुगर फ्री खाना बनता है, खीर में शुगर फ्री गोलियां डाल। चंद्रिका कनक को शुगर फ्री गोलियां देती है। कनक खीर में शुगर फ्री गोलियां डालकर खाना डाइनिंग टेबल पर लाती है और सभी के साथ खाना खाती है। कनक, तुमने नाश्ता बनाने में कितनी देर कर दी? तुम नाश्ता 8 बजे तक बना दिया करो, मुझे 8 बजे तक नाश्ता चाहिए होता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। कहाँ जा रहे हैं आप? आज शादी का पहला दिन है, आपको मेरे साथ रहना चाहिए ना। कल भी हमने कुछ बात नहीं की और आज भी आप जा रहे हैं। मुझे इतने दिन गांव में रहना पड़ा, आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, इसलिए जा रहा हूँ। मैं ऑफिस से आऊंगा तब हम घूमने चलेंगे, ओके? इतना कहकर सुदीप ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसी शाम होती है, सुदीप घर लौटता है। हॉल में कनक सुंदर सी साड़ी में तैयार होकर बैठी होती है। आ गए आप, जल्दी से तैयार हो जाइए। वैसे हम घूमने कहाँ जाएंगे? ओफो कनक, अभी तो मैं आया हूँ। कितने सवाल पूछती हो तुम यार। हम सिर्फ रेस्टोरेंट जाएंगे और कहीं नहीं। क्या सिर्फ रेस्टोरेंट जाएंगे? ठीक है, किसी फैंसी रेस्टोरेंट चलिएगा, मुझे फैंसी रेस्टोरेंट में खाना है। हाँ ठीक है। जिसके बाद सुदीप कमरे में जाकर कपड़े बदलकर नीचे आता है। फिर कनक और सुदीप अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर एक फैंसी से रेस्टोरेंट में जाते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, सो क्या लाऊं आप लोगों के लिए? कनक, तुम क्या खाओगी? भैया आपके रेस्टोरेंट में जो भी सबसे फैंसी और बेस्ट है वो लेकर आइए। मेरे लिए आप 2 चपाती और दाल लेकर आइए। बेटा सुदीप के लिए चपाती और दाल लाता है, वहीं कनक के लिए जापानीज सुशी लेकर आता है। वाह, ये तो देखने में बहुत ही अच्छा है, मैं इसकी स्नैप बनाऊंगी। पर आपने दाल और चपाती क्यों मंगाई? आपको भी यही खाना चाहिए था। नहीं कनक, तुम खाओ, मैं यही खाऊंगा। सुदीप और कनक साथ में खाना खाते हैं और फिर घर लौट आते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीतता है और एक दिन सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। हमारी बहू बड़ी तेज है, हफ्ते भर में काफी खाना बनाना सीख गई। क्या खाना बनाना सीख गई हूँ? दाल चावल बनवाती है बस। कनक, तुम मेरी दवाई नहीं लेकर आई। कमरे में मेरी दवाइयों का डिब्बा रखा हुआ है, वो प्लीज लेकर आओ। कनक कमरे में जाकर दवाइयों से भरा डिब्बा लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर आती है। ये क्या कनक, इसमें तो मेरी दवाइयाँ हैं ही नहीं। इतनी सारी तो दवाइयाँ हैं। अरे इतनी सारी दवाइयाँ, पर सुबह की दवाई नहीं है इसमें। मुझे खाने से पहले वाली दवाई चाहिए, उसके बिना मैं खाना नहीं खा सकता। ओहो, आपको तो रोज रोज और हर वक्त दवाई ही खानी होती है। आज बिना दवाई के ही नाश्ता कर लीजिए, कुछ नहीं होगा एक दिन में। नहीं, मैं ऐसे नाश्ता नहीं कर सकता। पास में ही मेडिकल स्टोर है, तुम जाओ और जल्दी से प्लीज मेरी दवाई लेकर आओ। तब तक मैं ईमेल्स चेक कर रहा हूँ, जल्दी आना। कनक मुंह बनाकर घर से निकलती है और घर से थोड़ी दूर मेडिकल स्टोर में जाकर, जी कहिए, क्या चाहिए आपको? भैया ये दवाई दे दीजिए, 1 महीने की। जी अभी देता हूँ। सुबह सुबह अपने पति की बाहों में रोमांस करने की जगह मैं अपने पति के लिए दवाइयाँ लेने आई हूँ। किसी को बताऊंगी तो हंसेगा मुझ पर। कनक बबलू से दवाइयाँ लेकर घर की तरफ लौटती है। वहीं बाहर खड़ी औरतें कनक को देख रही होती हैं। ऐसे ही दिन बीतता है और एक दिन कनक एक फैंसी से शॉपिंग मॉल में आई होती है। मेरे पास कोई भी फैंसी मॉडर्न स्टाइलिश या वेस्टर्न ड्रेस नहीं है। आज मैं तरह तरह की मॉडर्न और स्टाइलिश ड्रेस खरीदूंगी। कब तक ये साड़ी पहनूंगी?
जी मैम, बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे 5 मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेस चाहिए। आप मेरी साइज की ड्रेस मुझे दीजिए। कनक सेल्स गर्ल की हेल्प से बहुत अच्छी और सुंदर स्टाइलिश फैशनेबल मॉडर्न ड्रेस खरीदती है और अपने ससुराल लौट आती है। कहाँ गई थी बहू? मैं तो तुझे घर में ढूंढ रही थी। मम्मी जी, मैं तो कपड़े खरीदने गई थी। वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मुझे भी दिखा बहू, क्या कपड़े लेकर आई है। माँ जी तो बूढ़ी हो गई हैं। इन्हें अगर अपने फैशनेबल कपड़े दिखाऊंगी तो इन्हें पसंद नहीं आएंगी। माँ जी, कुछ खास कपड़े नहीं है, बस कुछ साड़ियाँ हैं। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ, जब साड़ियाँ पहनूंगी तब आप देख लीजिएगा। इतना कहकर कनक कमरे में चली जाती है। ऐसी शाम होती है। कनक मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस पहनकर सुंदर मेकअप करती है और साथ में स्टाइलिश हेयर स्टाइल भी बनाती है। फिर पूरे कमरे में कैंडल जलाती है। शादी के बाद मैंने अपने पति के साथ कोई फोटो पोस्ट नहीं की है। आज मैं इनके साथ रोमांटिक डांस करूंगी और ढेर सारी फोटोज भी क्लिक करूंगी और रील भी बनाऊंगी। अब बस इनके आने की देरी है। जिसके बाद कुछ ही देर में सुदीप घर लौटता है। सुदीप की आहट पाकर कनक कमरे में सारी लाइट्स बंद कर देती है। अब कमरे में सिर्फ कैंडल्स की रोशनी होती है। तभी सुदीप दरवाजा खोलता है और कनक सामने आती है। सरप्राइज मिस्टर पतिदेव, आज हम दोनों अपनी स्पेशल नाइट स्पेंड करेंगे। ये सब क्या है? तुमने कमरे की लाइट्स क्यों बंद कर रखी हैं? लाइट जलाओ। मुझे अंधेरा पसंद नहीं है कनक। इतना कहकर सुदीप कमरे की लाइट जलाता है और थका हारा बिस्तर पर बैठ जाता है। आप तो बिस्तर पर बैठ गए, उठे हम दोनों डांस करेंगे। और ये देखिए मैं कितने अच्छे से तैयार हुई हूँ। आपने मेरी तारीफ भी नहीं की। कनक, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पर मुझे इस तरह के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम साड़ी पहना करो ना प्लीज। और अभी प्लीज मेरे कमर में पेन रिलीफ लगाकर मालिश कर दो यार। मेरे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इतना कहकर सुदीप बेड पर उल्टा लेट जाता है। फिर कनक सुदीप की कमर में पेन रिलीफ लगाकर मालिश करने लगती है। 1.5 घंटे लगातार मैंने ड्रेस खरीदी, 2 घंटे से मेकअप किया और YouTube से देखकर इतनी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई। इतना समय लगाकर इतने रोमांटिक तरीके से कमरा डेकोरेट किया। इनके कमर में पेन रिलीफ लगाकर मालिश करने के लिए सारा प्लान बेकार हो गया मेरा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दोपहर कनक ऑनलाइन पिज्जा मंगवाकर सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठती है। आज मैंने हम सबके लिए पिज्जा मंगवाया है विद एक्स्ट्रा चीज। ये क्या कनक, तुमने आज फिर पिज्जा मंगवा लिया? कल दोपहर को भी तो तुमने पिज्जा मंगवाया था। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पिज्जा तो कभी भी खा सकते हैं। तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं और मम्मी पिज्जा नहीं खाएंगे। हाँ बहू, रोज रोज पिज्जा थोड़ी खा सकते हैं। कनक, तुम मेरे लिए रोटी दाल बना दो, मैं वही खाता हूँ। और मेरे लिए सादा खाना ही बनाया करो। मैंने सोचा था फैंसी फूड खाऊंगी, स्टोरी डालूंगी, 10 लोग देखेंगे। यहाँ तो इन्हें सिर्फ रोटी दाल ही खानी होती है। खाइए रोटी दाल, मैं तो अपनी पसंद से ऑर्डर करके खाऊंगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात कनक अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है और सुदीप बगल में लेटा होता है। कनक, रात के 10 बज रहे हैं, इस वक्त तुम किससे बात कर रही हो? आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। कनक, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है और इतनी रात क्या किसी से बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है। प्लीज फोन रखो। अच्छा यार, फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर कनक कॉल काट देती है और फोन पर रील्स देखने लगती है। कनक, अब क्या करने लगी तुम फोन पर? क्या दिक्कत है यार आपको? मैं रील्स देख रही हूँ। कनक, तुम्हें रात भर क्यों जागना है? हाँ, चुपचाप सो जाओ ना, कोई जरूरत नहीं है फोन चलाने की। कनक गुस्से में फोन रखकर लेट जाती है। वहीं सुदीप नींद में खराटे लेने लगता है। 10 बजते ही इनकी रात हो जाती है और सुबह 6 बजे दिन, और रात भर इनके खराटे और डकारों से मेरी नींद खराब होती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। बढ़ती उम्र की वजह से सुदीप बहुत शांत लाइफस्टाइल रखता है। वहीं कनक लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती है। और एक शाम सुदीप मीटिंग में होता है और कनक बार बार उसे कॉल कर रही होती है। क्या हुआ कनक, तुमने 1 मिनट में मुझे 15 बार कॉल किए हैं और 15 में से आपने एक भी फोन नहीं उठाया, जबकि आपको पहली रिंग पर फोन उठाना चाहिए था। कनक, मैंने तुम्हें मैसेज किया ना, मैं मीटिंग में हूँ। जो कहना है प्लीज मैसेज में कहो। नहीं करूंगी मैसेज में, मुझे फोन पर बात करनी है। कहो क्या कहना है। मुझे आज रात क्लब जाना है। क्लब क्यों जाना है? क्लब भी क्या कोई जाने की जगह है? डांस करने, एंजॉय करने जाएंगे, और किस लिए जाएंगे? नहीं, क्लब जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्लब बिल्कुल पसंद नहीं है कनक, बहुत शोर शराबा होता है। अब रखो फोन प्लीज। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन हॉल में, कनक, आज तुम मेरे सारे कपड़े लॉन्ड्री में भिजवा देना। 1 हफ्ते से मेरे कपड़े बाथरूम में ही पड़े हैं और कमरे की भी थोड़ी साफ सफाई कर लेना यार। इतना कहकर सुदीप घर से निकल जाता है।
क्या क्या अरमान मैंने देखे थे, और यहाँ कभी दवाइयाँ लाओ तो कभी कमरा साफ करो, कभी कपड़े धुलवाओ। यही जिंदगी रह गई है मेरी। बहू, तेरा पति है, अगर उसकी जिम्मेदारियाँ तू नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? तो नौकरानी क्यों नहीं रखते? जब भी मैं नौकरानी रखने के लिए कहती हूँ मना कर देते हैं। बहू, अगर तुझसे सिर्फ तेरे पति की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पा रही है तो कैसी पत्नी है तू? और अगर तेरी जगह नौकरानी तेरे पति की जिम्मेदारी उठाएगी तो पत्नी तू हुई या नौकरानी? कनक सुदीप की जिम्मेदारियां उठाने से इनकार कर देती है, जिस वजह से घर और सुदीप के काम चंद्रिका को करने पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम न्यूज देख रहे सुदीप के पास कनक ट्राइपॉड और फोन लेकर आती है। अरे ये क्या, आप न्यूज देख रहे हैं? जल्दी उठिए, एक ट्रेंडिंग रील बनानी है। मैं कोई रील नहीं बनाता हूँ। अरे थोड़े तो रोमांटिक हो जाइए। शादी से आज तक रोमांटिक टाइम के नाम पर हम सिर्फ रेस्टोरेंट गए हैं, वहाँ भी हमने अलग अलग ही खाना खाया था। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है। मैं दौड़ते हुए आऊंगी, आप मुझे कमर से उठाकर गोल घुमाइएगा बस। कनक ट्राइपॉड पर फोन लगाकर रोमांटिक अंदाज में सुदीप की तरफ दौड़ती है। सुदीप जैसे ही कनक को कमर से पकड़कर उठाता है, उसकी कमर में लचक आ जाती है और कनक जमीन पर गिर जाती है। आपने मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे कमर में लचक पड़ गई तुम्हें उठाने में। यार कितनी भारी हो तुम। मैं भारी नहीं हूँ, आप ही कमजोर है। अपनी बीवी को नहीं उठा सकते? अरे मैं कमजोर नहीं हूँ, ये जो तुम पिज्जा बर्गर खाती हो ना, इसकी वजह से तुम्हारा वजन बढ़ गया है। आज से तुम सिर्फ हेल्दी खाना खाओगी, ओके? सुदीप कनक के सामने झुकना नहीं चाहता था, इसलिए सुदीप कनक को डाइटिंग का बहाना देता है। पर अगले ही दिन कनक पिज्जा खा रही होती है, तभी सुदीप कनक के सामने उबली हुई सब्जियां रखकर, मैंने मना किया था ना ये सब खाने से, हाँ? आज से तुम ये उबली हुई सब्जियां खाओगी। मैं क्यों खाऊं उबली हुई सब्जियां? आप बूढ़े हो, मैं नहीं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई आपसे शादी करके। ये क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या, हमेशा आप थके रहते हैं, बदन में दर्द रहता है, कभी बाल झड़ते हैं तो कभी कुछ होता है। मुझे रहना ही नहीं आपके साथ, जा रही हूँ मैं अपने मायके। कनक सुदीप से परेशान होकर अपने मायके वापस लौट आती है और घर वालों को सारी बात बताती है। तभी सुदीप भी वहाँ चला आता है। नमस्ते ससुर जी, माँ जी। खुश रहो भाई। नहीं बेटा, नहीं। खुश रहिए जमाई जी। अरुण, आप बार बार आगे बढ़कर पीछे क्यों हट जाते हैं? पापा की तरह मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, पाँव छूं या गले मिलूं। जी मैं कनक को वापस लेने आया हूँ। मुझे नहीं रहना इनके साथ। क्या प्रॉब्लम है कनक? क्या पहले तुम्हें मेरी उम्र पता नहीं थी? तभी दिव्या का भाई प्रतीक आम लेकर आता है। जी नमस्ते, आम का सीजन है इसलिए माँ ने आम भिजवाए हैं। वैसे अंकल, ये आपके छोटे भाई हैं क्या? नमस्ते अंकल, मैं दिव्या दीदी का छोटा भाई हूँ। समझ आया क्यों मैं वापस चली आई? कनक की बात सुनकर सुदीप उदास होकर वापस चला जाता है। अरे क्या हुआ, कुछ टेंशन है क्या? आप लोग हैरान मत होइए, नंजी की शादी में मेरे मायके से कोई नहीं आया था, इसलिए इसे कुछ नहीं पता है। प्रतीक तू घर जा, मैं तुझे फोन करती हूँ। प्रतीक वापस चला जाता है। भैया आप डिवोर्स पेपर बनवाइए। नहीं नंजी, आप नाराज हैं, ये बात सही है, पर डिवोर्स हिंदुस्तानी शादियों में नहीं होता है। भाभी आपके बहकावे में आकर ही मैंने शादी की थी, और अब आप मुझे डिवोर्स भी नहीं लेने दे रही हैं। मेरे बहकावे में? मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आप शादी नहीं निभा पाएंगी। मुझसे गलती हो गई भाभी। मैं रील बनाने वाली, वो प्रेजेंटेशन बनाने वाले, मैं फैंसी खाना खाने वाली, वो दवाइयाँ खाने वाले, हमारी जोड़ी नहीं बन रही। ननन जी आप मेरे साथ आइए। दिव्या कनक को रास्ते पर चल रहे एक गरीब दाम्पत्य के पास लेकर आती है। कोमल, मैं सही चल रहा हूँ ना? हाँ आप सही चल रहे हैं, हमें सीधा ही जाना है। ननन जी, एक रिश्ते में कभी कोई परफेक्ट नहीं होता है। इन्हें देखिए, एक अपाहिज है तो दूसरा अंधा, फिर भी कितनी खुशी से दोनों जिंदगी जी रहे हैं। इसी तरह आपको भी बढ़ती उम्र में अपने पति का साथ देना है। कुछ बातें उनकी माननी है, कुछ बातें अपनी सिखानी है। दिव्या पति पत्नी के रिश्ते की गंभीरता समझकर कनक को वापस उसके ससुराल भेजती है। हे कनक, मुझे एक ट्रेंडिंग रील मिली है यार, चलो साथ में बनाते हैं और शाम को क्लब चलेंगे। क्लब नहीं, हम घर पर ही पार्टी करेंगे। और अभी मैं ट्राइपॉड लेकर आती हूँ। अरे ये बुढ़िया किस दिन काम आएगी? सिर्फ फोन ही पकड़ना है ना, मैं पकड़ती हूँ। ऐसे ही उम्र के दायरों को भूलकर कनक और सुदीप अब एक दूसरे को समझते हुए हंसी खुशी रहने लगते हैं।